हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग आ गए बच्चों लेक्चर 25। लास्ट लेक्चर है बच्चों। ये नीट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन आज नीट के सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो के बाद बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, उसके वीडियो आएंगे कुछ दिनों में। पढ़ते रहो बच्चों, ध्यान लगाकर पढ़ो, मेहनत करो, बहुत अच्छा सब समझ में आएगा, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बच्चों आज ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, आज ही के लेक्चर वाला जो वीडियो है, और अपने नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, और जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है, ठीक है। फिर क्या एक चीज़ बतानी थी मुझे, हाँ ये बताना था कि जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना तो इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो इन सब का यूज़ थोड़ा और होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत बातें होगी, जल्दी से सॉल्व करते हैं। आज के कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए जल्दी से, लास्ट लेक्चर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन 8 तक लगा चुके थे, क्वेश्चन 9 है। ये AIPMT 2011 में पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंस। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कह रहा है कि भैया प्रोजेक्टाइल एक फायर करा गया ऐसे, ठीक है, ठीक। कह रहा है इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, ठीक है, उसको अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो उसका एलिवेशन कितना दिखेगा। मतलब कुल मिला के जब ऐसे आप देखोगे इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल ये पता करना है। मान लो ये एंगल अल्फ़ा है और इसको फेंका कितने एंगल पे गया है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये है वेलोसिटी। इसकी क्या है, वेलोसिटी नहीं दे रखी v, ये दे रखा है 45 डिग्री पे, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ये एंगल मत समझ लेना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि जिस एंगल पे वेलोसिटी आपका, जिस पे वो फेंका गया है, लेकिन देखने पे वो डायरेक्ट किस एंगल पे दिखेगा, वो अल्फ़ा पूछा गया है। अब ये 45 डिग्री का एंगल है, ये अगर टोटल रेंज है r, ठीक, तो ये कितनी होगी, ये r/2 होगी कि नहीं, आधा सिमेट्री होती है तो ये r/2 हो जाएगी। अब हमें HM और r/2 पता हो तो tan अल्फ़ा ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसको OAB मान लूँ तो tan अल्फ़ा AB अपॉन OB कर दूंगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यही हम लोग करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, क्या, सिंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें पता है रेंज क्या होगी, रेंज होती है u² sin 2 थीटा अपॉन g, यही तो होती है रेंज, होती है कि नहीं। जब 45 डिग्री होता है तो रेंज हमारी जो भी, वैसे तो मैक्सिमम होती है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 45 रखोगे तो u² sin 90 हो जाएगा, sin 90 आपका क्या होता है, 1 होता है, अपॉन g। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी u²/g। तो ये जो OB है आपका, OB है r/2, ये वैल्यू हो जाएगी u²/2g, हो जाएगी कि नहीं। OB की वैल्यू आ गई, OB क्या है आपकी, ये वैल्यू, ठीक। और फिर हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, मैक्सिमम हाइट। सिंस मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, u² sin² थीटा अपॉन 2g, यही तो होती है। बस आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ये देखो u² sin² 45 डिग्री अपॉन 2g, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा u² sin 45 क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, तो u² अपॉन 1/2 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, u² अपॉन 4g, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये HM आ गई। तो आपका जो AB है, AB हो जाएगी HM के बराबर, और वो हो जाएगी u² अपॉन 4g। हो गई कि नहीं होगी, तो सर बिल्कुल होगी। देखो HM ये 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल OAB में, ये यहीं पर मैं भी लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल OAB tan अल्फ़ा कितना है, tan अल्फ़ा है आपका AB अपॉन OB, ये है AB कितना आया है, AB है आपका u² अपॉन 4g, और OB कितना है, OB है u² अपॉन
2g, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये g से g कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये रेसिप्रोकल पलट जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, 1/2 हो जाएगा। तो tan अल्फा अगर हो गया 1/2, तो अल्फा कितना हो गया बच्चों, tan इनवर्स 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? यही बच्चों आंसर है, यही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? tan इनवर्स 1/2, सी वाला आंसर सही है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। देख लो इसको एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके, इसका सोल्यूशन देख लो एक बार। ये पहला कॉलम वहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट खत्म हुआ, फिर यहाँ पर आया। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। बस ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पूछ क्या रहा है। लोग सोचते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा, वो तो दे ही रखा है 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। AIPMT 2012 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h हाइट से एक स्टोन फेंका जाता है ऊपर से, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p, ठीक है, किसी मोमेंटम p से वो हिट करता है। If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by 100%। चेंज का मतलब क्या होता है? मान लो इनिशियल हाइट h है, तो 100% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 100 h प्लस 100/100 इंटू एच, यानी 2h, डबल कर दी ना भाई। 100 को बढ़ाने का मतलब 100% समझिए ना, इतना तो समझते हो। h था, अब 100% बढ़ा दी तो वो 2h हो जाएगी। तो पहले h वाले केस में स्टोन का मोमेंटम निकाल लेते हैं और फिर 2h वाले केस में निकाल लेते हैं। और वो दोनों स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड। हम लोग मान लेते हैं कि भाई बस छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो इन फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है भैया कि हाइट जो है h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट h है। तो पहले तो हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी, तभी तो मोमेंटम पता चलेगा। मास हम m मान लेंगे, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं कितना है? m है, वो सब दे नहीं रखा, मान लो m है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं अगर, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, थर्ड इक्वेशन कौन सी है? v² = u² प्लस 2gh। फ्री फॉल के केस में 2gh होती, हाइट तो h ही मान ली, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो हो जाएगा 2gh। वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? वेलोसिटी आ गई आपके √2gh। तो मोमेंटम p जो है वो कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मास इंटू √2gh। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई। सेकंड केस में क्या है? इन सेकंड केस अब ये हाइट क्या हो गई? हाइट 100% इंक्रीज हो गई है। तो ये जो न्यू हाइट है आपकी, न्यू हाइट जहाँ से वो स्टोन ड्रॉप हुआ है, वो क्या होगी? h प्लस 100% ऑफ h। भाई इंक्रीज हुई ना, तो 100%, ये 2h आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100/100 इंटू h, तो 2h हो गई। तो अब इसको ड्रॉप करा जा रहा है 2h हाइट से, ठीक है, 2h हाइट से। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो बस सेम इक्वेशन ऑफ लगा देंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² प्लस 2g, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? 2h हो जाएगी कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो जाएगा 4gh। तो ये v कितनी आ जाएगी? v हो जाएगी √4gh, और यहाँ से 4 बाहर ले लो तो हो जाएगी 2√gh। मोमेंटम को हम p डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, पहले वाले केस में p था, दूसरे में p डैश है, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा 2mv/gh। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला मोमेंटम क्या था? p, बाद वाला क्या हो गया? p डैश। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, यही तो होता है। पहले इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2mv/gh है। mv कहाँ से आ गया यार? ये देखो गलत हो गया, 2m, v तो निकाल ही दिया, v की तो वैल्यू रही। तो क्या हो जाएगा?
परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज बच्चों कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पी डैश माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज चेंज। फाइनल कितना है, फाइनल है आपका 2m अंडर रूट जी एच। इनिशियल कितना है, इनिशियल है माइनस का m अंडर रूट 2gh अपॉन m अंडर रूट 2gh, ये दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, रूट जी एच अगर मैं सबसे कॉमन ले लूँ और m कॉमन ले लूँ तो ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये ऊपर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा रूट 2 और नीचे भी बच जाएगा रूट 2 इंटू 100 इंटू 100, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या तो सर बिल्कुल बचेगा। अगर मैं रूट टू ये इसको अलग कर दूँ परसेंटेज चेंज, तो रूट टू को अलग करने का मतलब है सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1, भाई मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, इंटू 100%। तो 2/√2 जब करेंगे तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। अच्छा रूट 2 की कुछ रूट्स की वैल्यू याद कर लेना, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4 तो 2 ही होगा, रूट 5 ऐसे। रूट 2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1.414 होती है कि नहीं, माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 1.414 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.414 इंटू 100, यह आ जाएगा 41.4% परसेंटेज चेंज। यही बच्चों आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 41.4 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 41%। ये देख लो एक बार क्वेश्चन। दोनों एक केस में हमने बस वेलोसिटी फाइनल पता कर ली, मास तो m ही है भाई, सेम स्टोन ड्रॉप करा जा रहा है, बस दुगनी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है। ये 2h हाइट से ड्रॉप करा जा रहा है क्योंकि नई हाइट जो है वो 100% बढ़ चुकी है, 2h। तो फाइनल मोमेंटम इसमें निकाल लिया, उसमें निकाल लिया। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 41.4%। सिंपल क्वेश्चन, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, नीट यूजी 2013 में है। अच्छा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्या है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी में फ्रीली गिर रहा है भाई। इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 seconds, द नेक्स्ट 5 seconds एंड द नेक्स्ट 5 seconds रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3, ठीक है। मतलब क्या है, फ्रीली गिर रहा है, इसका मतलब हमने बस ड्रॉप कर दिया। स्टोन मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, हमने बस ड्रॉप कर दिया। ये सब तो ऐसे कुछ दिया नहीं, बस वो स्टोन फ्रीली गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दो अभी, हम ये मान लेते हैं कि वो ड्रॉप करा गया है। अब है क्या कि जब वो ड्रॉप करा गया है तो पहले 5 सेकंड में वो दूरी चला h1, बाद वाले 5 सेकंड में दूरी चला h2 और लास्ट वाले 5 सेकंड में मान लेते हैं दूरी चला h3। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, यही पता करना है। और जो बच्चे ये h1 h2 इक्वल टू h2 ये सब लगा के चलेंगे वो गलत, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, जैसे जैसे गिरेगा स्पीड बढ़ती जाएगी। तो h2 जो होगा वो h1 से बड़ा होगा, यानी पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी कम होगी, दूसरे 5 सेकंड में चली गई दूरी ज़्यादा होगी, तीसरे 5 सेकंड में चली गई दूरी और ज़्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा भी गलत है, मैं आपकी जगह होता तुरंत आंसर ऐसे ही मार देता। आप समझो मेरी बात, आप थोड़ा सा दिमाग ले जाओ, सॉल्व कर दोगे। कैसे, पहले वाला ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक इंटरवल में सेम डिस्टेंस चले, वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना जैसे जैसे गिरता जाएगा नीचे। तो पहला वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। दूसरा भी गलत है, दूसरे वाले के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कम वैल्यू होगी वो किस में होगी, 3 वाले में होगी कि नहीं। तो h1 की वैल्यू क्या कह रहा है, 2 टाइम्स h2, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो पहले के 5 सेकंड में सबसे ज़्यादा दूरी उसी में चल देगा क्या भाई, उसमें तो सबसे कम वेलोसिटी है, उसके बाद वाले 5 सेकंड में और बढ़ेगी। तो ये तो और भी गलत हो गया, यहाँ पर h2 को छोटा और h3 को छोटा दिखाया गया, तो ये भी गलत हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं, ऑप्शन सी और डी में हो सकता है। अब इतना कह दो सर करने का मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगा अभी, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई
H1 हाइट, H1 हाइट क्या है, फर्स्ट t इज इक्वल टू 0 टू, पहला केस क्या है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी फर्स्ट 5 सेकेंड हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट 5 सेकेंड वो मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, कहाँ तक पहुँचा, H1, पहले 5 सेकेंड में तो H1 है, u है 0, तो H1 कितना हो जाएगा बच्चों, H1 हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि फ्रीली गिर रहा है तो g लगेगा, जी टी स्क्वायर, g इंटू जी की वैल्यू आप 10 ले लो इस केस में, टेक, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन पता करना है, तो जी की वैल्यू जी ही ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रेशियो लोगे तो कट पिट जाएगा, हमने 10 ले लिए, 10 इंटू टी कितना है 5 स्क्वायर है कि नहीं, तो ये 5 क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 मीटर, ठीक है, H1 की वैल्यू आ गई। अब H2 निकालना है, H2 का मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालोगे, पहले पूरे 10 सेकंड की दूरी निकालो और शुरुआत के 5 सेकंड वाली H1 घटा दो, तभी तो निकालोगे। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड निकालेंगे हम, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, बात समझे, यानी कि अब ये जो ड्रॉप हो रहा है ये पूरा मान लेते हैं h हाइट के लिए हो रहा है और g इस पे लग रहा है और टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड है, बात समझना। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगा हाफ g टी स्क्वायर, t कितना हो गया 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 500, यही तो 500 मीटर, ये हो गई h। अब बच्चों ये बताओ, जब पूरे 10 सेकंड में वो दूरी चली है कितना, वो कितना गिरा है पूरे 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पूरा गिरा है h, फॉल कितना हुआ है h, और शुरुआत के 5 सेकंड में कहाँ से कहाँ तक आया था, H1 आया था, ठीक है, ये देखो गलत बन गया, थ्योरी के हिसाब से ये कम होना चाहिए, ये H1 आया था, तो ये जो H2 है नेक्स्ट 5 सेकंड वो क्या हो जाएगा, h माइनस H1, ये हो गया फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया सेकेंड 5 सेकेंड्स, तो H2 कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा H माइनस H1, होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, H कितना है आपका 500 माइनस H1 कितना है 125, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 375 मीटर्स, H2 आ गया, कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। तो आपको H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, ये दो वैल्यू आपको पता चल गई, अब बस H3 पता करना है। तो H3 बच्चों अब कैसे पता करेंगे, H3 में कह दोगे सर H1 H2 पता है, यानी कि 10 सेकंड में टोटल चली गई दूरी हमें पता चल चुकी है, अगर मैं 15 सेकंड में दूरी कितनी चला है वो पता कर लूँ, माइनस H कर दूँ या H1 प्लस H2 कर दूँ, शुरुआत के जो 10 सेकंड में चली गई, तो हमें H3 पता चल जाएगी, ये देख लो फिर आगे करता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स, यानी टोटल टाइम लेंगे, पूरा टाइम, उसमें हम मान लेते हैं ये पूरी दूरी कितनी चली गई है, ये पूरी दूरी चला है h डैश, मान लेते हैं इसको h डैश, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी इसकी 0 ही है, तो h डैश बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ g यानी कि 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है, 15 स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये h डैश कितनी आ जाएगी, h डैश आ जाएगी 5 टू ज़ा 10 1025 1125 मीटर्स, आ गई कि नहीं, लेकिन अभी H3 नहीं पता चला। अब H3 ये टोटल t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स के लिए है कि नहीं है, H1 क्या था, H1 था फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए, H2 क्या था, H2 था सेकेंड 5 सेकेंड्स के लिए, दूसरे वाले 5 सेकेंड्स के लिए, तो H3 क्या होगा, ये देखो H3 लास्ट वाले 5 सेकेंड्स के लिए होगा, तो H3 क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा H डैश माइनस, या तो H कर दो भाई, H भी तो H1 प्लस H2 है, यानी कि 10 सेकेंड में चली हुई दूरी फर्स्ट के तरह, या H1 प्लस H2 के, तो बात एक ही है, माइनस H, ठीक है, H डैश कितनी है ये 1125,
माइनस एच कितनी आई थी हमारी, एच आई थी 500 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 मीटर्स, हो जाएगा कि नहीं। तो हमें H3 भी पता चल गया, पता चल गया। अब H1 है हमारी 125, यही तो है, H1 कितनी है, H1 है 125, तो 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, H3 आ जाएगा। या H2 हमारी कितनी है, अब सारी वैल्यू हम एक साथ लिख लेते हैं, H1 है 125, H2 है 375, है कि नहीं है, और H3 है हमारी 625। तो अब यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन ये निकलेगा यहाँ पर कि भैया ये जो H2 है, ये H2 है 3 टाइम्स H1, ये मानते हो कि नहीं, बिल्कुल है। 125 3 से कितना होगा 375, और ये जो H3 है, ये जो H3 है ये है 5 टाइम्स H1, कह दोगे बिल्कुल है कि नहीं। तो H2 हो गया 3 टाइम्स H1, H3 हो गया 5 टाइम्स H1। तो अगर मैं तीनों को लिखूं तो क्या क्या रिलेशन आएगा, पहली हाइट तो H1 हो जाएगी, दूसरी जो H2 है, H2 होगी, या H1 के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, H1 इज इक्वल टू H2/3, यही तो लिखूंगा। और क्या लिख सकता हूँ, और एक चीज़ ये लिख सकता हूँ, H1 इज इक्वल टू H3/5, बात समझ गए कि नहीं। हाँ भाई, मैं रेशियो ले आया, 3 नीचे ले आया, तो पहला वाला हाइट H1, दूसरे वाला जो के सिनारियो उसमें क्या रिलेशन निकलेगा, H1 इज इक्वल टू H2/3, और तीसरे वाले सिनारियो में H1 इज इक्वल टू H3/5। तो ये एकदम सही है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। देखो इस रिलेशन के हिसाब से H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू, ये सारे ही H1 है ना, तो ये लिख सकते हो कि नहीं, सारे ही H1 है तो ये लिख सकते हो, क्योंकि H1 इज इक्वल टू है H2/3 इज इक्वल टू H3/5, यही तो है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ये क्वेश्चन अच्छा था, 2013 में आया, 2013 में नीट में, देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से, सिंपल क्वेश्चन है, इस पर कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कह दो कि सर वहाँ इतना लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, अरे वहाँ इतना सब लिखोगे नहीं ना, वहाँ तो तुरंत बस सॉल्व करते चले जाओगे, तो मुझे आपको समझाना है इसलिए कर रहा हूँ ये सब। ठीक है बच्चों, देख लिया। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कब आया है, 2014 AIPMT में आया है। ये क्वेश्चन क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट, कोई दूसरा प्लैनेट ही है वो, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, एंगल भी सेम है, ठीक है, मतलब थीटा ही एंगल है, बस वेलोसिटी चेंज हो गई। फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकालनी है, जबकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों इतना लंबा लिख दिया है, बिल्कुल कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। जब आप लोग, अगर ये जैसे ट्रेजेक्ट्री है, ठीक, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशंस डिराइव करते थे तो उसमें ये जो जी लेते थे वैल्यू, उस केस में अगर मैं आर का फॉर्मूला लिखता था रेंज का, तो क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था कि नहीं होता था, कह दोगे सर बिल्कुल होता था। अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई दूसरा प्लैनेट है तो वेलोसिटी और एंगल वो तो चलो जो चेंज हो रहा है चेंज ही हो रहा है, वो तो हम अपने हिसाब से, वहाँ पर और क्या चेंज हो रहा है, वहाँ की ग्रेविटी हो सकता है, मान लो मून पे ऐसा हो रहा हो तो वहाँ की ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो जी के लिए, ये अर्थ के लिए आर ई यूज़ कर दूँ, प्लैनेट के लिए आर पी यूज़ करूँ, तो चेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह एक्सेलरेशन ले लो, वहाँ का जो भी एक्सेलरेशन वो हमें नहीं पता, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया। अगर ये समझ गए तो तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक है। ये दिमाग ही नहीं लगाना है कि वहाँ
कुछ डिराइव करने लो, अरे डिराइव करके फाइनली जो रिलेशन निकलेगा वो तो यही आएगा, बस जी की जगह वहाँ एक्सेलरेशन जो वहाँ की वैल्यू होगी वो वहाँ की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब क्या कह रहा है, फॉर अर्थ अगर मैं कंसीडर करूँ, फॉर अर्थ मान लेते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऐसे बन गई, ये ट्रेजेक्ट्री है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दे रखा है थीटा, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8 दे रखी है कि नहीं दे रखी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है तो मैं पहले अर्थ पे आर ई निकाल लेता हूँ, रेंज ऑन अर्थ वो कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पर, तो यू स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू 9.8, ये आर ई आ गई। ठीक, उसी तरह अनदर प्लैनेट पे, अनदर प्लैनेट जो दूसरा वाला प्लैनेट है उस पे क्या है, उस पे भी ट्रेजेक्ट्री सेम बन रही है। ठीक है, सेम ट्रेजेक्ट्री बन रही है, कहीं ना कहीं उसकी रेंज वेंज सब सेम होगी। भाई ट्रेजेक्ट्री सेम बनने का क्या मतलब है, सिमिलर नहीं कहा है, सेम बन रही है। ठीक है, तो उस पर रेंज मान लो प्लैनेट पे ये है, तुम रेंज यूज कर सकते हो, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज कर सकते हो, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट्री बन रही है। बात समझ रहे हो? ऐसे जा रहा है, जिस एंगल पे जा रहा है उतनी दूर पे आके वो वैसे ही गिरेगा, तो सेम ट्रेजेक्ट्री बन रही है, तो आरपी रेंज यूज करो या वर्टिकल हाइट के दो फॉर्मूले यूज कर लो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। चलो छोड़ो वो सब बाद में। इसका वेलोसिटी कितनी दे रखी, 3 मीटर पर सेकेंड, जो दूसरा वाला प्लैनेट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही है। तो इस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, हमने मान लिया ए है, वही एक्सेलरेशन हमको पता करना है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, अपॉन ए, यही होगा कि नहीं होगा। अब सिंस ट्रेजेक्ट्री इज सेम, ट्रेजेक्ट्री इज सेम, आर ई इज इक्वल टू आर पी, मानते हो कि नहीं, रेंज दोनों केस में सेम होगी। तो जब इक्वेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9.8। सिंपल है, ये साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, ए उधर लेकर जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9.8 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। इसको बच्चों जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 9 सा कितना होगा, मान लो ये 10 लिखा हुआ है तो ये 90 हो गया लगभग, 90 डिवाइडेड बाई 25, एक रफ आइडिया लेने के लिए 90 डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75 और 75 15 150 25 6 3.6 समथिंग कहीं दे रखा है, ये देखो ये आंसर ए वाला, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा गैप पर दे रखे ना, तो 3.5 आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, देख लो इसको एक बार। बस करना कुछ नहीं, दोनों का मैंने ट्रेजेक्ट्री सेम है इसलिए रेंज इक्वल कर दी दोनों की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम दे रखा, बस वेलोसिटी डिफरेंट है। उस केस में जी की वैल्यू 9.8 है, यहाँ में ए एक्सेलरेशन पता नहीं है, या यहाँ जी की वैल्यू नहीं पता, तो हमने दोनों को जब इक्वेट करा एक्सेलरेशन ये आ गया। और मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या करा, देखो तुम खुद समझो, यहाँ पर 10 था, ज़्यादा वैल्यू होती तो 3.6, तो 3 अगर 10 मान लिया तो 3.6, ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव का टिक मारना है ना, तो हमें ऑप्शन के लिए पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ से कि 90 डिवाइडेड बाई 25 3.6 समथिंग आएगा, तो यानी 3.5 ऑप्शन, यही आपका आंसर है। यानी उस प्लैनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, लगभग 1/3 है। ठीक है, मत जाना उस प्लैनेट पे। अब बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग जल्दी जल्दी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस खत्म। ये क्वेश्चन बच्चों पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एक शिप ए है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ
10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरा शिप बी है, लेकिन इसकी पोजीशन दे रखी, कह रहा है कि ये जो ए से साउथ की तरफ नॉर्थ में, ये साउथ की तरफ ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज, ये AIPMT 2015 में आया क्वेश्चन। बच्चों अगर आपने IIT JEE वाली सीरीज़ देखी है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे प्रीवियस ईयर, उसमें बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा है। अब अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ तो सॉल्व करेंगे ही, इसको देख लो, ठीक है। और ये थोड़ा उससे आसान है, वहाँ पर और भी डिटेल दे रखी थी। डिटेल क्या था, वो पोजीशन अलग अलग दे रखी थी। तो इसको पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो सिमिलर आप समझ ही गए होगे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भैया कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये मान लें कि ए जो शिप है आपका वो यहाँ पर है, ओरिजिन पे है, यानी लोकेशन सारी ए के रेस्पेक्ट में दे रखी है ना बी की, तो ए को ओरिजिन पे मान लो। और बी क्या है, बी ए से साउथ की तरफ है 100 किलोमीटर। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। और कह रहा है कि जो ए की स्पीड है, या हम कह दें कि वेलोसिटी, अगर हम कह दें कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो दे रखे है 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, यही तो, यानी इस डायरेक्शन में। ए किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और बी की जो स्पीड दे रखी है वेलोसिटी के दो डायरेक्शन के साथ, वो कितनी दे रखी है, वो भी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो किधर है, वो है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ए इधर जा रहा है वेस्ट की तरफ, बी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया वो टाइम बताओ जब इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि t इज इक्वल टू 0 पर 100 किलोमीटर है, कुछ टाइम के बाद जब a इधर जा रहा होगा, b इधर जा रहा होगा, तो इनके बीच की दूरी जब मिनिमम होगी वो टाइम हमको बताना है, ठीक है। कितने टाइम बाद उनके बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड दिख रहा है हमको, कि हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए बहुत आसान तरीका है बच्चों। इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ कठिन नहीं है इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लेते। देखो बच्चों, पहले तो हम डायरेक्शन बना देंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने करा था। डायरेक्शन ड्रॉ कर दो सारी, क्योंकि हमें रेफरेंस भी तो मानना है सारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब बच्चों जैसे एक्स वाई सिस्टम होता है, हम लोग क्या करते थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आई कैप ले लेते थे और वाई एक्सिस पे जे कैप। तो ये जो आई और जे हैं ये यूनिट वेक्टर्स होंगे टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर आई ईस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर है तो माइनस आई होगा वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में जे और माइनस जे साउथ की तरफ, ठीक है। ए की पोजीशन को हम यहाँ पर ओरिजिन पे दिखा देंगे, बी की पोजीशन को जो कि 100 किलोमीटर दूर है उसको पोजीशन वेक्टर RB1 से दिखाएंगे। RB1 क्यों दिखा रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा। RB1 इसलिए क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और ये कितनी दूरी दे रखी है, ये 100 है, 100 किलोमीटर। तो पहले तो हम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पोजीशन ऑफ ए ओरिजिन पे है तो RA1 पोजीशन ऑफ शिप A1 का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये 0 ही होगी, जीरो वेक्टर का मतलब है 0i,0j, यही तो बात हो गई जीरो का मतलब, तो ये 0 पर हो गया। RA2 ये हमको अभी पता नहीं है। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, RB1 कितना होगा, यानी इनिशियल पोजीशन ऑफ B। अब देखो बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, B A से साउथ की तरफ है तो यानी कि 100 तो हो गया मैग्नीट्यूड, साउथ की तरफ यानी कि उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन -j। तो RB1 क्या हो जाएगी, माइनस का 100j हो जाएगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या हम कह रहे हैं, गिवन में भी क्या दे रहा है, गिवन में दे रहा है कि VA कितनी है, वेलोसिटी ऑफ शिप A, क्योंकि स्पीड दे रखी है, स्पीड का मतलब उसकी जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यही तो स्पीड का मतलब होता है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर दे दी है इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। और वो किस डायरेक्शन में, A किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अगर 10 उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये हो गया 10 इंटू वेस्ट की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, माइनस का I, तो VA क्या हो जाएगा, माइनस का 10 i कैप, ये हो जाएगा कि नहीं, किलोमीटर पर आवर में। कह दोगे सर बिल्कुल
उसी तरह वी बी क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ बी, बी किधर जा रहा है, बी ऊपर की तरफ जा रहा है यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वो भी 10 है लेकिन ऊपर की तरफ है तो यानी कि प्लस का जे, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 जे कैप किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे, लेट आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ ए शिप ए, इसको शिप लिख देते हैं, शिप ए इज RA2 वेक्टर, मतलब उसकी पहले RA1 थी अब RA2 होगी, एंड ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी इज RB2। अब बात यह है कि हमें इन दोनों की पोजीशन पता करनी है आफ्टर टाइम टी। इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है, देख लिया। अब देखो बच्चों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड एक ही दे रखी है, तो इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो या 1 हो या टाइम t हो, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी जो है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि VA1 वेक्टर जो होगा, VA1 वेक्टर वो VA1 एवरेज के बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है कांस्टेंट दे रखी है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये बात वैलिड है कि नहीं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हमने टी मान लिया कि नहीं। उसी तरह VA1 दे कितना रखा है, सबकी वैल्यू रख दो, तो ये दे रखा है माइनस का 10I इज इक्वल टू RA2 हमें पता करना है, ये है 0 हमारा, टाइम हमारा t है, क्योंकि हमें टाइम ही तो नहीं पता है, तो RA2 क्या हो जाएगा, RA2 हो जाएगा माइनस का 10t आई कैप, ठीक है, एक तो ये वैल्यू पता चल गई आपको। उसी तरह सिमिलरली आपका वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी, b1, या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ b1। अब 1 लिखने की बच्चों ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है बताओ, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो वेरी कर नहीं रही है, वेलोसिटी वेरी कर नहीं रही, तो 1 और 2 लिखने का मतलब है नहीं यहाँ पर, तो इसको सिर्फ b लिखो, वेलोसिटी ऑफ b एवरेज, ये भी a हो जाएगी और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a एवरेज, ठीक है। इससे तो अब वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी एवरेज, RB2 माइनस RB1 वेक्टर अपॉन टी, बिल्कुल डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी होता था। अब इसमें वैल्यू रख दो सबकी, VB कितना दे रखा है, वो दे रखे 10J, यही तो दे रखा है, ये देखो 10J ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा RB2, हमें पोजीशन आफ्टर टाइम t पता नहीं है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 हमें पता है, जो कि है माइनस का 100J RB1 की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 100J अपॉन टाइम t। अब RB2 यहाँ से निकाल लो, तो RB2 कितना हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा 10TJ कैप, यहाँ देखो बच्चों ये प्लस हो जाएगा 100J, उधर ले जाओगे तो माइनस का 100J, इसमें से J कैप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 10T माइनस का 100J कैप, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको फाइनल पोजीशन A की और B की दोनों की पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। देख लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर टाइम t क्या हुआ है, आफ्टर टाइम t ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जो A था वो अब कहीं यहाँ पे पहुँच गया है, A लेट सपोज ये हो गया है आपका RA2, ये वेक्टर RA2 हो गया है, और B जो कहीं यहाँ पर था वो अब यहाँ पर कहीं पहुँच गया है, ये वेक्टर हो गया है RB2, हो गया है कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करूँ टेल टू टेल, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, RA2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RB2, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ
कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो पहले तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी मिलेगा कि नहीं, एट पॉइंट टू। तो ये हो जाएगा आर बी ए एट पॉइंट टू, एट पॉइंट टू यानी आफ्टर टाइम टी। अगर ये पता चल जाए तो इसी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड क्या दे देगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दे देगा। ये नहीं है, डिस्टेंस क्या होगी, ये है, पहले ये थी अब ये हो गई। यही हमें पता करना है कितनी मिनिमम टाइम वो बताना है जब ये मिनिमम होगी। तो आर बी ए टू कितना हो जाएगा बच्चों, आर बी ए टू का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी आफ्टर टाइम टी। तो ये हो जाएगा फाइनल वाला वेक्टर आर बी टू माइनस इनिशियल वाला वेक्टर आर ए टू। ये हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग याद करो बच्चों करते नहीं थे डेल्टा आर निकालते थे आर टू माइनस आर वन, तो यहीं पर यही है, दूसरा वेक्टर आर बी टू है और पहला वेक्टर आर ए टू है आफ्टर टाइम टी। इन दोनों की वैल्यू रख दो। ये कितना है, ये आपका 10t माइनस 100j, यही तो है 10t माइनस 100j। और आर ए टू कितना है, माइनस का 10ti, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 10ti। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10t आई कैप प्लस ये रीअरेंज कर दिया मैंने 10t माइनस का 100 जे कैप। हो गया कि नहीं हो गया, ये तो बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड बी आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, या डिस्टेंस कितनी मैं डी से या एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एस हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी ए टू, यही तो हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगी, और वो होगी कितनी, वो होगी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 10t का होल स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हो जाएगा। इसको भी देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। याद आ गया होगा, हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर ये लिखूं कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड b आफ्टर टाइम t कितना है, 10t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर s स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 10t का होल स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 का होल स्क्वायर। याद आया कि नहीं। अब बच्चों याद करो, जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है कि नहीं। डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका स्क्वायर भी किसका फंक्शन होगा भाई, हमने स्क्वायर जब करा तो एस स्क्वायर भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, यानी वो टाइम पर ही डिपेंड करेगा। भाई एस में देखो रूट ही तो हट जा रहा है, बाकी तो टाइम ही आ रहा है, कोई एडिशनल टर्म तो आ नहीं रहा है। तो देखो बच्चों, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन आसान करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँगा, फॉर डिस्टेंस टू बी मिनिमम आफ्टर सम टाइम टी, फॉर मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जब हम निकालते थे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस, याद आ रहा है कि नहीं सब कुछ। फॉर मिनिमम डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी टी, यानी डिफरेंशिएट करना होगा। अब देखो, करने को तो हम s को भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली हमें डिस्टेंस ही तो मिनिमम चाहिए, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा अंडर रूट में। तो हम एस स्क्वायर को भी अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के बराबर और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एट दिस कंडीशन डिस्टेंस विल बी मिनिमम। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एस स्क्वायर कितना है, एस स्क्वायर है 10t का होल स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, मैं करके डायरेक्ट दिखा देता हूँ। d बाई डी टी ऑफ 10t स्क्वायर, तो अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10t हो जाएगा कि नहीं, इंटू अब इसको x माना था तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो 10 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टाइम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन। उसी तरह ये पूरे को x मानो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू 10t माइनस 100
हो जाएगा कि नहीं, इनटू किसको x माना था, x माना था इसको, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये 10 हो जाएगा, टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 हो जाएगा, माइनस 100 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से 10 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या 10t प्लस 10t माइनस 100, इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 20t इज इक्वल टू 100 और टाइम आ जाएगा आपका 5, यूनिट क्या होगी आर्स, आंसर यही आपका आंसर है। यानी 5 घंटे बाद ए और बी जो शिप है उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। इसको एक बार शुरुआत से देख लो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब देखो ये बच्चों इतना बड़ा सोल्यूशन हम लोगों ने करा, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तब तो आप इतना लिखोगे नहीं ना, तो जल्दी हो जाएगा। इसको देख लो एक बार। बस करना कुछ नहीं था, हमने इनिशियल पोजीशन ले ली, वेलोसिटी को लिख लिया और वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम से, उससे हमें फाइनल पोजीशन दोनों की पता चल गई भाई, आफ्टर टाइम टी उन दोनों के बीच की मतलब पोजीशन क्या है। उसके बाद हमने क्या RA2 पता हो गया, RB2 पता हो गया, फिर हमने क्या करा, फिर हमने उन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोलते हैं, RBA एट 2 का मतलब पॉइंट 2 पे, ये 1 पॉइंट था, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। वो कितना हो गया RB माइनस RA, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डिस्टेंस क्या होगी इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस को मिनिमम चाहिए तो कंडीशन क्या होती है, क्योंकि S इज अ फंक्शन ऑफ t, भाई डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है तो S स्क्वायर भी टाइम का फंक्शन होगा। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये सॉल्व करने के बाद टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, बस खाली कॉन्सेप्ट हमें लगाने दें। देखो अगर तुमको करना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है एस स्क्वायर को ही, आप डायरेक्ट एस को भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो बच्चा, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक टर्म आएगा 1/2 रूट, ये पूरा वाला टर्म वो तो अपने आप इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बात वही है, चाहे एस को डिफरेंशिएट करो या एस स्क्वायर को, सिंप्लीफाई करने के लिए एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है कुछ, कोई इतना कठिन नहीं, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, नीट यूजी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, ठीक है। एक बंदी है प्रीति, वो पहुंचती है मेट्रो स्टेशन पे, वो देखती है कि एस्केलेटर जो है वो रुका हुआ है, नॉट वर्किंग, ठीक है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर बता रहा हूँ एस्केलेटर इन टाइम t1, वो उस एस्केलेटर पे t1 टाइम में चढ़ जाती है पूरा, ठीक है। एस्केलेटर बच्चों वो जो चलने वाली सीढ़ियाँ नहीं होती हैं वही, ठीक है। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन द टाइम t2। कह रहा है बाकी दिनों पे जब वो एस्केलेटर चल रहा होता, मतलब कि चलाऊ कंडीशन में होता, उस वक्त जब वो उस पर सिर्फ खड़ी रहती है तो उसको टाइम कितना लगता है t2 ऊपर पहुंचने में। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक बार एस्केलेटर रुका हुआ है क्योंकि वर्क नहीं कर रहा तो उसको पैदल चल के जाना पड़ रहा है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तब उसको टाइम t1 लग रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो खड़ी हुई एस्केलेटर पे लेकिन एस्केलेटर मूव कर रहा है तो टाइम t2 लग रहा है। अब हमें तीसरी कंडीशन का आंसर देना है कि एस्केलेटर भी चल रहा है और वो उस पर जा भी रही है, भाई जल्दी में है तो जा रही है तेजी से उस पर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता है, रिवर मैन प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते थे कि रिवर फ्लो हो रही, कहीं ना कहीं कंडीशन वैसे ही तो है कि भाई देखो एक बंदा ग्राउंड पे जो खड़ा है, एक बंदा तैर रहा है रिवर में, तो अगर रिवर की डायरेक्शन का फ्लो ये है और बंदा भी इसी डायरेक्शन में तैर रहा है तो जो बाहर बंदा खड़ा है उसको उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी दिखेगी, एक तो उसकी खुद की तैरने की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि रिवर भी उसको आगे बढ़ा के ले जा रही है और वो खुद भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ यहीं पर तो कंडीशन है, तो मैं मान लेता हूँ लेट x is the distance covered by प्रीति, यानी कि जो एस्केलेटर है बेसिकली, ये जो एस्केलेटर है, ठीक है, ये टोटल कितनी लेंथ से ऊपर जा रहा है, ये कितनी डिस्टेंस है x, और यही डिस्टेंस प्रीति कवर कर रही है और एस्केलेटर भी। मान लो प्रीति अभी यहाँ खड़ी है,
ठीक है, ये प्रीति यहाँ खड़ी है। अब इसको इसके ऊपर जाना है। पहले वाला कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले वाले कंडीशन में प्रीति सिर्फ ऊपर जा रही, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, एस्केलेटर वो कितनी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हम, अब वो मानो कुछ भी, टाइम कितना लग रहा है उसमें, टाइम लग रहा है t1 जब एस्केलेटर रुका हुआ है पहली कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी एस्केलेटर, तो वो तो चलती जा रही है ना इस पे, ये डिस्टेंस x है और टाइम कितना लग रहा है t1, तो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x अपॉन t1, ये हो जाएगा कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूँ स्टेशनरी यानी रुका हुआ एस्केलेटर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है वो जो देख रहा है, ठीक, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस तो उतनी ही चलेगी। दूसरा वाला केस क्या है, दूसरा वाला केस ये है कि सिर्फ एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, t2 वेलोसिटी से, मतलब एस्केलेटर ये ऊपर नहीं जा रही प्रीति, वो बस खड़ी हुई है, एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस तो उतनी ही चलेगी, टाइम हो जाएगा t2, ये हो जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं अब यहाँ पर ये लिखूँ वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, जो आपको इस बंदे को दिखाई देगा जब दोनों ही मूव कर रहे होंगे, यानी एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और प्रीति भी इसके ऊपर चलती हुई जा रही, इस बंदे को क्या दिखेगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा क्यों दिखेगी, क्योंकि इसको एस्केलेटर ऊपर लेके जा रहा है। तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ प्रीति वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी, थर्ड कंडीशन जो है जिसका सॉल्यूशन निकालना है, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब जो बाहर बंदा खड़ा है भाई, टाइम उसी के रिस्पेक्ट में निकाल लो तुम, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं अगर निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया कितना है, x अपॉन t1 और ये है हमारा x अपॉन t2, होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल बच्चों, अगर ये सब नहीं भी लिखोगे ना तो थोड़ा दिमाग लगाना समझ जाओगे कि भाई एक कंडीशन ये है कि हमें ही चलना पड़ रहा है, वो रुका हुआ है, तो हमारी कुछ स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, हम चलते चले जा रहे हैं उस पर। एक कंडीशन ये है कि एस्केलेटर चल रहा है, तो अगर हम मूविंग एक्सेलरेटर में चलेंगे तो हमको और कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी कि हमारी वेलोसिटी को वो असिस्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में चल रही, तो ये हमारा हो गया। अब मैं एक चीज़ और लिखने वाला हूँ, पहले इसको देख लो। अब मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी लेट t इज द टाइम टेकन बाई प्रीति टू कवर डिस्टेंस x on the moving एक्सेलेटर एस्केलेटर, मतलब तीसरी कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो हमने t मान लिया है, उसको डिस्टेंस तो x ही चलनी पड़ेगी, लेकिन अब दोनों मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या हो जाएगी x अपॉन t। ये इक्वेशन सेकंड मान लो, और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों ही वेलोसिटी ऑफ प्रीति है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x अपॉन टी इज इक्वल टू x, अगर कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, बचेगा कि नहीं, ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा t1 t2 और ये क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम इधर ले जाओ और ये t1 t2 उधर ले जाओ, या इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है, ये आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका, ऑप्शन मैच करेगा आपका सेकंड वाला, बी वाला,
T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1 कह लो या T1 प्लस T2। ये देख लो एक बार बच्चों क्वेश्चन। बच्चों इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा था, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन बंदी जो है वो नीचे आ रही है, बंदा जो है भी है वो नीचे आ रहा है। तो उस केस में बच्चों क्या होगा, इफेक्टिव वेलोसिटी इन दोनों का डिफरेंस होगा, बस बीच में माइनस साइन आने लगेगा। ये देख लो एक बार। ये सब क्वेश्चन बच्चों कॉन्सेप्ट आते होंगे ना, तो बस देख के ही आंसर लिख दोगे, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी मैंने तो आपसे कहा ही है कि पहले पढ़ लो, इतने सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ उनको लगा लो, और प्लस किसी एक बुक एच सी वर्मा सर की बुक हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। इससे ज़्यादा कर रहे हो अगर तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फिजिक्स इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी फर्स्ट ईयर इंटर की पढ़ लोगे, उसके बाद की फिजिक्स तभी तो पढ़ पाओगे, उसी पे अटके रहना है तो बात अलग है। देख लिया। ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है बच्चों, नीट यूजी 2019 में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम सॉरी when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object shot with the same velocity, it can travel x2 distance, ठीक है। then x1 ratio x2। ये क्वेश्चन सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ कि पहले एक प्लेन था, इंक्लाइंड प्लेन, जिसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री था। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को शॉर्ट कर, अब शॉर्ट का मतलब यहाँ वो ये नहीं कह रहा है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये सब कुछ नहीं, तो ये मान के चलो कि ये बस अलोंग द प्लेन चल रहा है, ये तो कह ही रहा है अलोंग द प्लेन जा रहा है। तो पहले केस में जब इंक्लाइनेशन 60 था, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो रुकने से पहले भाई इसको फायर करा गया तो जाके कहीं रुकेगा ना, ये जो वो दूरी चल रहा है ये x1 है, ठीक है। दूसरे केस में क्या करा गया कि इसके इंक्लाइनेशन को आधा कर दिया गया, यानी 30 डिग्री कर दिया गया। इस केस में ये कहीं आगे जाके रुकेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये डिस्टेंस है x2, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फायर करा गया था वो u ही है। बात समझ रहे हो, तो x1 डिवाइडेड बाई x2 पूछा गया है। अब एक चीज़ तो हमको समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, तो देखो कुछ जल्दी जल्दी भी ऑप्शंस छांटने की कोशिश करा करो कि g जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही, और हम लोग जब मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसको बच्चों हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि अगर हम इसको x मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं तो g तो हमारा किसी अदर डायरेक्शन में दे रखा है, हम इसके दो कंपोनेंट निकाल लेते थे, याद आ रहा है कि नहीं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये अगर 90 डिग्री पे मैं इसके एक नॉर्मल खींच दूँ, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ऐसे देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये वाला, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये पूरा 90 है ये पूरा, और ये है 30, तो इतना कितना बचेगा, ये 60 बचेगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका वर्टिकल से, ये कितना बचेगा, ये बनाएगा आपका उतना ही एंगल जितना ये इंक्लाइनेशन का एंगल है। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, कौन सा जी वाला। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे साफ बना के दिखा देता हूँ। अब इसके दो कंपोनेंट लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन के लिए देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि भैया जो इंक्लाइंड प्लेन है आपका वो 60 डिग्री पे है, वो 60 डिग्री पे है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक, लेकिन हमें क्या है, हमने तो x इसको मान रखा है और y इसको, y की हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मोशन अलोंग द प्लेन देखना है। इसको o मान लो, यहाँ से फायर करा गया u वेलोसिटी से। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इस g के दो कंपोनेंट होंगे, ये हो गया g, ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी y डायरेक्शन में, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा g cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा g साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये हो जाएगा g साइन 60 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एट पॉइंट ये मान लेते हैं o से a जा रहा है,
और ये डिस्टेंस कितनी है x1। एट ए जब वो फाइनली उतनी डिस्टेंस चल लेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, एट ओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब हमें करना क्या है, टाइम से कोई लेना देना नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो x अगर इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का g sin 60। हो जाएगा कि नहीं, देखो सर बिल्कुल हो जाएगा भाई। देखो ये सारी पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर डायरेक्शन में क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। अब हम यहाँ पर क्या कह देंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as x, यही तो था हमारा। यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u ही है, माइनस का a की जगह पे रख देंगे 2g sin 60 और x की जगह पे रख देंगे x1, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस जो है x1 है। तो x1 कितना आ जाएगा, अगर x1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin 60। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसको देख लो एक बार। देख लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर सेकेंड कंडीशन क्या है कि बच्चा हमने एंगल जो है ये घटा दिया, ये 30 डिग्री कर दिया। अब ये जो आपका g है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसके जो कंपोनेंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा g cos 30, पहले g cos 60 था, और ये हो जाएगा g sin 30। हो जाएगा कि नहीं। ये वेलोसिटी लेकिन इनिशियल वही दे रखी है u, ये मान लो यहाँ किसी पॉइंट b पे रुकेगा आके, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों चेंज क्या हुआ, पिछली वाली कंडीशन से सिर्फ एंगल ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब तो भाई। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर बस लिख दूंगा सिमिलरली यहाँ पर x2 कितना आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, ये यहाँ पर जब रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin 30, माइनस का g sin 30। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30। हो जाएगा कि नहीं, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब कुछ नहीं, आपसे पूछा क्या है, x1 अपॉन x2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है, u स्क्वायर अपॉन 2g sin 60, और ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2g से 2g कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो तो ये अपॉन b इंटू डी बाई सी हो जाता है ना। ये रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो देख लेना जाके वो लेक्चर सीरीज पूरी, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में यूज़ होना है। sin 30 हो जाएगा 1/2, और ये sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। हो जाएगा कि नहीं, sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3। तो x1 रेशियो x2 आ जाएगा 1:√3। यही बच्चों आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको देख लो एक बार। क्वेश्चन आसान था, ये सारे ही आसान है, कॉन्सेप्ट आता होगा तो सब लगा लो। 1:√3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, नीट यूजी 2021 में आया है, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है। जेई एडवांस में या मेंस में आ चुका है, मुझे ये नहीं ध्यान है किस ईयर में आया है। आ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. Then the ratio Sn
अपॉन एस एन प्लस वन। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बच्चों ध्यान आ रहा होगा कि t इज इक्वल टू एन क्या है, t इज इक्वल टू एन सेकेंड है टोटल ड्यूरेशन, और वो पूछ क्या रहा है, t इज इक्वल टू एन, मान लो 10 सेकंड का है टोटल ड्यूरेशन ऑफ मोशन, तो वो 10 सेकंड और उससे एक पहले वाला n सेकंड और n माइनस 1 सेकंड, यानी 10 और 9 के बीच में वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, यही तो पूछ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन और ये सब कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो पूछ रहा है। तो अगर आप एक्सेलरेशन को जी साइन थीटा ये सब मानने लगोगे तो कंफ्यूज, मानने को आप मान भी सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो एंगल दे रखा है ना कुछ दे रखा है, बस एक कंडीशन दे रखी है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी जब वो मोशन स्टार्ट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट। तो हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, वी नो दैट। बच्चों याद करो, हम लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हमने डिराइव करा था तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का एक अलग हम लोगों ने डेरिवेशन करा था। वी नो दैट, नहीं देखा बच्चों तो देख जरूर लेना। वी नो दैट फ्रॉम t इज इक्वल टू n माइनस वन टू t इज इक्वल टू n, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन टू एन माइनस वन, यही तो था, याद आ रहा है कि नहीं। सिंस u इज इक्वल टू जीरो, यू जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, ये क्या हो जाएगा 1/2 a टू एन माइनस वन हो जाएगा कि नहीं, ये हो गई इक्वेशन 1। अब बच्चों ध्यान से समझो, अब क्या कह दिया, अगर एस एन nth सेकेंड में दूरी चली हुई है तो एस एन प्लस वन क्या होगा, वो n से n प्लस वन वाली दूरी होगी, होगी कि नहीं। देखो n वाली दूरी क्या है, n और उससे एक पहले n माइनस वन, तो एस एन प्लस वन क्या होगा, n प्लस वन वाला टाइम उससे एक पहले वाला टाइम यानी n वाला टाइम। सिमिलरली t इज इक्वल टू n टू t इज इक्वल टू n प्लस वन, यानी कि अब n की जगह पे आप क्या ले लो, अगर यहाँ पर n की जगह यानी लास्ट nth सेकेंड में जो दूरी चली गई है, अगर हम n की जगह n प्लस वन ले लें तो वही फॉर्मूले में अगर हम n प्लस वन लिख दें तो हमें इस सेकंड में दूरी पता चल जाएगी। देखो बात को समझो, हमने 10 सेकंड टोटल ड्यूरेशन ली, हमें 9 to 10 निकालना था तो ये आ गया। लेट सपोज एग्जांपल 9 to 10th सेकंड में कितनी दूरी चली, अब n प्लस वन का मतलब क्या है, 10 से ज़्यादा, यानी 10 से 11 सेकंड के बीच में जो दूरी चली गई, तो ये जो n है इस फॉर्मूले में अगर हम n प्लस वन रख दें तो वही तो एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस वन इन एस एन, तो एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चों, u तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हाफ a, क्योंकि देखो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन वही है तो एक्सेलरेशन वही होगा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में जीरो है। भाई मोशन स्टार्ट तो एक ही बार हुआ है ना, अब वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपसे रेशियो पूछ रहा है, एक पूछ रहा है t इज इक्वल टू n माइनस वन टू n और एक पूछ रहा है n टू n प्लस वन, तो s इज इक्वल टू n प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, n की जगह क्या रख देंगे n प्लस वन माइनस वन, ये कर देंगे। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a/2 और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब Sn पता है आपको, Sn प्लस 1 पता है, सो Sn अपॉन Sn प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ a 2n माइनस 1 अपॉन हाफ a 2n प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको, तो यहाँ से Sn अपॉन Sn प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये 2021 में आया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ये देख लो एक बार। ये बच्चों पॉज करके देख लिया करो। देखो बच्चों हम लोगों ने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया, ये चैप्टर बहुत लंबा चल गया,
लंबा चल इसलिए गया क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे। हमने लगभग सब सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एचसी वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बच्चों करना क्या है, ये टोटल 25 लेक्चर्स हैं, ये लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट जो भी आएगा लेक्चर उसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स, फिर मैं बोला इसके नोट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ का लिंक पड़ा हुआ है वो डाउनलोड कर लेना, और अभी तक जितने न्यूमेरिकल लगाए हैं उसकी अलग पीडीएफ पड़ी है वो अलग क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, इतना सब हो गया। अब हम लोग अलग पढ़ेंगे। ये कोट मुझे दिखाई दिया, ये शायद मैं एक बार बता भी चुका हूँ, फिर भी देख लो। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, ऐसा सीखो कि ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा रहने वाले हो। ठीक है, कभी जा नहीं रहो कहीं। ठीक, ऐसे पढ़ो। तो मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।